सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। हो सकता है आज हम लड़ाई हारे हों, लेकिन युद्ध में जीत हमारी ही होगी। इसी विषय को लेकर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी होने वाला है। आखिर वो कौन सी हार की बात बाबा साहब करते हैं और कौन सी युद्ध में जीत की बात करते हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा हर बहुजन साथी के लिए। यदि आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुनने की आदत डाल लें। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। 25 जून 1946 के दिन बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच होता है। सम्मानित साथियों, 25 जून 1946 का जो भाषण बाबा साहब का है, ये निश्चित रूप से आपको इतिहास से वाकिफ कराने का एक सशक्त साधन है। आखिर क्या स्पीच है बाबा साहब का 25 जून 1946 को, और आप समझते हैं इस बात को, ये वो दौर है जब भारत में जो वर्तमान में इस समय जो संविधान संचालित है, जिस संविधान की बदौलत भारत देश संचालित है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी दृष्टिगोचर हो रही हैं जिसे भारतीय संविधान पर खतरे का एहसास आम जनमानस महसूस कर रहा है। उस समय जब बाबा साहब का ये स्पीच होता है 25 जून 1946 को, ये वो दौर था जब भावी संविधान बनाए जाने की चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही थी। तब बाबा साहब का ये स्पीच बहुत अहमियत रखता है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज का ये स्पीच आप अंत तक जरूर वाच करें। आइए अब हम शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से 25 जून 1946 के दिन फ्रंटियर मेल ने धड़ धड़ करते हुए शाम 4:15 बजे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रवेश किया। उसी समय हजारों लोगों की आवाजें इस स्टेशन परिसर में गूंजने लगी। जब समुद्र अपनी मर्यादा त्याग कर अनियंत्रित हो जाता है और तूफान की स्थिति पैदा हो जाती है, वैसे ही उठे तूफान का शोर था ये। सम्मानित साथियों, आप सोच कर देखिए ये सीन कैसा रहा होगा जो यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। सुबह 7 बजे स्टेशन परिसर में स्वागत के लिए इकट्ठा हुए 80,000 महिला पुरुष कार्यकर्ताओं के भव्य जन समुदाय की वह आवाज़ थी। खुशी के कारण होश खो बैठने से धक्कम पेल मची। लोग एक दूसरे को ठेलने लगे। सुबह 7 बजे से भूख प्यास की परवाह किए बिना बैठे उस जन समुदाय को अचानक अपने उद्धारक का एहसास हुआ और उनके चेहरे खिले हुए कमल की तरह दिखाई देने लगे। उनके मन भर आए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। शोरगुल हुआ तथा भीड़ ने गंभीर प्रदीर्घ नारे लगाना शुरू कर दिए। समता सैनिक दल के 5,000 सैनिक, तेजस्वी वीर, रेल, पुलिस और उनके अधिकारी उस जन समुदाय को व्यवस्थित करने में असमर्थ दिखाई दिए। सम्मानित साथियों, आप बस इस दृश्य की परिकल्पना कीजिए। आखिर ये कैसा सीन रहा होगा। जैसा जैसा यहाँ पर आपके समक्ष हम प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बस अपने मन में सोच कर देखिए कैसा सुंदर ये दृश्य रहा होगा। भूखे प्यासे लोग बाबा साहब का कैसे इंतजार करते हैं। वर्तमान में आपका कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप पता करने की कोशिश करते हैं
कि वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होगी या नहीं, नाश्ते की व्यवस्था होगी या नहीं। यदि खाने पीने की व्यवस्था होगी तो संख्या कार्यक्रम में बढ़ जाती है, और कहीं फ्री ऑफ कास्ट कुछ देने की बात हो तो और अधिक संख्या बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों? ये नैतिक पतन हमारा क्यों हो रहा है, ये समझना होगा हमें। सामान्य साथियों, आइए बढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री बापू साहब PN राजभोज, मुंबई प्रांत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष दादा साहब BK गायकवाड़ तथा मुंबई की जनता के प्रिय नेता एडवोकेट RD भंडारे और बाबा साहब के चिरंजीव भाऊ साहब यशवंतराव अंबेडकर ने आगे चलकर बाबा साहब अंबेडकर रेल के खास डिब्बे से उतरे तथा उनका स्वागत किया। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े समता सैनिक दल के सैनिकों से सलामी लेते हुए उनके बीच से जब डॉक्टर बाबा साहब बाहर निकल रहे थे तब कई लोग आशीर्वाद पाने के लिए उनके पैरों पर गिर रहे थे। एडवोकेट भंडारे एकदम सामने थे और दल के सर्वे सर्वा एम रसा लेकर लोगों को किनारे करते हुए डॉक्टर बाबा साहब के लिए भीड़ में से रास्ता बना रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा साहब के स्वागत के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए बैठी करीब 15,000 महिलाओं ने डॉक्टर बाबा साहब पर फूल बरसाए। ये महिलाएं बारिश, धूप, तेज हवाएं, इतना ही नहीं, खुद अपनी तथा अपने बालकों की भूख की परवाह किए बगैर डॉक्टर बाबा साहब के स्वागत के लिए आई थी। उनके स्नेह के कारण सबके हृदय गदगद हुए। दुनिया की किसी भी भगवान के प्रति उसके भक्तों में नहीं होगी ऐसी भक्ति और स्नेह डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में होने का सबूत अस्पृश्य ने दुनिया को दिया। डॉक्टर बाबा साहब को उसी रास्ते से और आगे ले जाकर उसी समय वहां बनाए गए ऊंचे मंच पर बिठाया गया। कई फूल मालाएं उनके गले में पड़ी थी तथा लोगों के बीच जैसे खुशी की लहरें उमड़ रही थी। लोग कई प्रकार के नारे लगा रहे थे। उनमें प्रमुख थे, अंबेडकर कौन है, समाज के और दलितों का राजा है, अंबेडकर जिंदाबाद, थोड़े दिन में भीमराज, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जय हो, स्वतंत्र मताधिकार हासिल करो आदि बुलंद नारों के कारण स्टेशन परिसर गूंज रहा था। ये गूंज स्टेशन के बाहर वाले रास्ते तक पहुंची तो वहां इकट्ठा हुए हजारों लोगों में हलचल हुई। बाढ़ के पानी की तरह लोगों का हुजूम रेलवे स्टेशन सेंट्रल स्टेशन में घुसा तो स्टेशन तथा उसके आसपास का खुला हिस्सा पूरी तरह भर गया। स्टेशन के छज्जे, पुल के जंगले आदि पर लोगों की पहले से ही भीड़ इकट्ठी थी। वाहनों की आवाजाही ठप थी। वाहन जहां थे वहीं खड़े हो गए। लोगों को संबोधित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब खड़े हो गए। आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सामान्य साथियों, यहाँ पर एक दृश्य हमारे सामने आ रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जिस तरह से बाबा साहब के स्वागत के लिए यहाँ पर समाज खड़ा था, छज्जे पर, छतों पर, खिड़कियों पर, पेड़ों पर, हर डाल पर लोग नजर आ रहे थे, हर गली में लोग नजर आ रहे थे। आप सोच कर तो देखिए क्या स्थिति रही होगी। निश्चित रूप से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं सम्मानित साथियों। हम हो सकता है वीडियो को नहीं दिखा पा रहे हैं, हूबहू वीडियो को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतना सशक्त नहीं थी और इसलिए वो रियल वीडियो हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं सम्मानित साथी। लेकिन आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं उस दृश्य की। क्या ये दृश्य वर्तमान की अगर हम बात करें, आपको पता लगे कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो क्या आप भूखे प्यासे महिला, पुरुष, बच्चे सब इकट्ठे होंगे? इतना लालसा होगी देखने की? मुझे लगता नहीं। जो प्रेम स्नेह यहां पर बाबा साहब के प्रति है, क्यों, आखिर क्यों? आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं सम्मानित साथी। बाबा साहब के प्रति ये जो समाज का स्नेह प्रेम है, उसका मुख्य कारण क्या है? वैसे तो हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये स्थिति का आकलन करने के लिए हम आप पर ही छोड़ रहे हैं। हम आपके चिंतन लेवल से अपने चिंतन लेवल को जरूर जोड़ना चाहेंगे। हमें आपका जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में।
बाबा साहब कहते हैं लोगों को संबोधित करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब खड़े हो गए। आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेहरे पर यात्रा की थकान और परेशानी की जगह प्रसन्नता थी। चेहरे के इर्द गिर्द प्रसन्नता की आभा फैली हुई थी। पहले उन्होंने मुंबई की दलित जनता की ओर से किए गए अभूतपूर्व स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और फिर बाबा साहब बोले। क्या बाबा साहब बोले यहाँ पर अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, दिल्ली से मैं हार कर नहीं लौटा हूं। आपको मालूम है ये 25 जून 1946 का स्पीच है बाबा साहब का, और इससे पहले इलेक्शन हो चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं। तो आप महसूस कीजिए बाबा साहब इस बात को लेकर आज बहुत गंभीर हैं कि चुनाव के क्या परिणाम हुए, क्या परिणाम होना चाहिए था, नहीं हो पाया वो। लेकिन बावजूद इसके बाबा साहब का आप साहस देखिए, और ये बाबा साहब का जो साहस है हम सभी को प्रेरणा देता है। शायद इसीलिए विषम परिस्थितियों में भी बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। और यदि हम सभी प्रेरित हैं बाबा साहब से, सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, तो हम कैसे हार मान सकते हैं विषम परिस्थितियों में। बाबा साहब कहते हैं कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र की सांत्वना की तरह यह सभा मेरी सांत्वना के लिए आयोजित नहीं की गई है। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 4 सालों से मैं अपने दलित समाज के लिए जो कुछ कर रहा हूं, उसके लिए यहां मेरा इस प्रकार स्वागत किया जा रहा है। ये बात मेरे दुश्मन और घर के भेदी जरूर याद रखें। तालियों की गड़गड़ाहट होती है। बाबा साहब ने इस स्पीच को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि वायसराय द्वारा हाल ही में घोषित की गई नई अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। यह वास्तव में हमारी जीत है। सम्मानित साथियों, हम आपको यहां पर एक संदर्भ बता दें। जुलाई 1942 में बाबा साहब वायसराय के काउंसिल में लेबर मिनिस्टर के रूप में कार्यरत हुए थे, और उस समय बाबा साहब के विशेष प्रयासों से ये पहली बार था जब वायसराय की काउंसिल में कोई अस्पृश्य प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से रखने की योजना बनी। और उस योजना में पहले व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और लगातार 4 साल बाबा साहब ने कार्य किया वहां पर, 1942 से 1946 तक। अब बाबा साहब उस पद पर लौटने के बाद यहां पर उस पद पर कौन नियुक्त होता है, ये जानना आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं कि ये वास्तव में हमारी जीत है। 1945 में हुई शिमला परिषद में भारत सरकार में एक भी अस्पृश्य प्रतिनिधि को शामिल करने से गांधी ने इनकार किया था। अब जिन जगजीवन राम को वायसराय ने चुना है, उन्हें ही गांधी ने उस वक्त साफ साफ कह दिया था कि केंद्र सरकार में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब 1 साल के बाद अस्पृश्यों का अधिकार मान लिया गया है। ये हमारे आंदोलन का ही फल है। संगठित आंदोलन के जरिए ही हमने ये हासिल किया है। कहने के तात्पर्य यह है कि जगजीवन राम को जो ये पद मिला, यहाँ पर ओहदा मिला है वायसराय की काउंसिल में, ये बाबा साहब की देन है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार में अस्पृश्य वर्ग को स्थान मिला, यही महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति भले कोई भी हो, उस जगह अगर हमारा कुत्ता भी जाकर बैठे तो कोई बात नहीं। बाबा साहब कहते हैं कि केंद्र सरकार में अस्पृश्य वर्ग को स्थान मिला, ये हमारी जीत है। 4 साल बाबा साहब ने कार्य किया। पिछले डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम लगातार बताते रहे हैं कि उस कार्यकाल में बाबा साहब ने क्या कुछ समाज को दिया है। छात्रों के लिए क्या किया बाबा साहब ने, और इतना ही नहीं, आज जो वर्तमान में हम रिजर्वेशन का जो देख रहे हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन की भूमिका है, वो उन 4 सालों का भी बड़ा अहम योगदान रहा है।
हम किसी और डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जरूर आपको बताएंगे। हंसी की गड़गड़ाहट और तालियों के बीच जब बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारा कोई कुत्ता भी अगर वहाँ बैठता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात होगी। 22 राय का चुना आदमी लायक निकले तो और अच्छा है, समय के साथ उसकी काबिलियत अपने आप साफ हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर मैं साफ साफ कहता हूं कि अस्पृश्य वर्ग को सत्ता में हिस्सा लेने का मौका मिला, ये हमारे आंदोलन का ही फल है। हमारी मांगे लेकिन इतने भर से पूरी नहीं होती। बाबा साहब कहते हैं एक पद आपने दे दिया केंद्र सरकार में, इससे हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारी न्याय मांगे पूरी हुए बगैर हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। मुसलमानों की संख्या की तुलना में हमारी आबादी आधी है। हमारी आधी आबादी होने के कारण उसी अनुपात में हमें सरकार में जगह मिलनी चाहिए। 1942 के आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे। हमारी लड़ाई को भी यही घोषणा करनी होगी। उद्देश्य की प्राप्ति तक हम जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। आज हम लड़ाई हारे होंगे लेकिन युद्ध हम जीतेंगे ही। यही आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश का विषय है जो आप इस समय बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। सम्मानित साथियों, कई हमारे सम्मानित श्रोतागण हैं, ऑडियंसेज हैं जो लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं। और इतना नहीं मेरे सम्मानित साथियों, मुझे बड़ा कहते हुए गर्व होता है कि जब आप एक एक शब्द को बड़े गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रति उत्तर भी देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कल के ही डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जब बाबा साहब कहते हैं कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति को खून बहाकर, अगर किसी ने विरोध किया, हमारे ये न्याय की मांगों का विरोध किया किसी ने, तो खून बहाकर भी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। उस शब्द में हमने खून पसीना बहाकर ये शब्द यूज किया। निश्चित रूप से अर्थ में वो गंभीरता जो बाबा साहब के नेचुरल, जो बाबा साहब कहते हैं, और ये शब्द जोड़ देने से, पसीना शब्द जोड़ देने से कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का होता है वो असर। और ऐसा आपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया, हम आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हैं। इसलिए 4 सालों के बाद एक बार दोगुने उत्साह के साथ इस आंदोलन में आपका साथ देने के लिए मैं फिर आ गया हूं। फिर मेरा कार्य क्षेत्र ही बदला है। आंदोलन में आपका साथ देने के लिए मैं फिर आ गया हूं। बाबा साहब कहते हैं सिर्फ मेरा कार्य क्षेत्र बदला है, अब आपसे मेरा पहले से अधिक ताल्लुक होगा। जब कोई व्यक्ति सरकार में कार्यरत होता है तो सरकार में कार्य करने के बाद जो समय मिलेगा वो समाज को देगा। लेकिन अब जब सरकार में बाबा साहब नहीं रहे तब फुल टाइम बाबा साहब समाज को देना चाहते हैं। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं अपने संगठन को अभेद्य बनाइए, आपसी मतभेदों को भूल जाइए, अब के बाद अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें, निर्भय बने और जोरदार लड़ाई की तैयारी रखें। अपने परिवार से आगे सोचिए और अपने समाज के लिए थोड़ा स्वार्थ त्याग करें, आखिरकार सफलता आपको ही प्राप्त होनी है। इस जोशीले संदेश के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना तेजस्वी भाषण पूरा किया। तब जमीन आसमान तालियों की और जय भीम के नारों से गूंज रहा था। आखिर श्री मटके बुआ ने सभी कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। लोग आनंद भरे हृदय से अति प्रसन्न मन के साथ अपने अपने घर लौटे। इस प्रकार ये विराट स्वागत सभा अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संगठन और लड़ाई जारी रखने की घोषणा क्यों और कब जारी रखने की बात करते हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संगठन और आंदोलन के लिए क्या सलाह दिया है? आप इस बारे में अपने विचारों को रख सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में। यदि आप भी अपना अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। दिए गए अकाउंट नंबर IFSC कोड पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष चाबाजका नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष चाबाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।